जनाब फयाज़ विलाना साहब, रेनाउंड जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान से। विलाना साहब अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर आज मैं आपको छोड़ देती हूँ। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह आपको ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे। मगर मैं इसके ऊपर प्रोग्राम को करना चाहती हूँ कि मेरे जुर्म में ये भी शामिल कर लीजिएगा कि मैंने दुनिया को बाखबर किया कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट एंड बैरून पाकिस्तान जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, मैंने उन इस्टेब्लिशमेंट्स को बेनकाब किया कि हाउ करप्ट दे आर। बयान जारी रखिए। अच्छा, इमरान खान जो है ना, अब तक लोग जो कहते थे उसे सियासत नहीं आती, मेरे ख्याल में वो हैरान कर रहा है लोगों को, दुनिया को। अपने एक एक स्टेटमेंट से वो लोगों को हैरान कर रहा है। ये उसकी स्टेटमेंट मेरे ख्याल में एक सतरी स्टेटमेंट, एक लाइन उसकी काफ़ी है पूरे साइफर केस को और इमरान खान के रिजीम चेंज जो अमेरिका का ऑपरेशन है या हमारी लोकल इस्टेब्लिशमेंट का है, जिसका भी है रिजीम चेंज ऑपरेशन, उस पूरे की एक लाइन में उसने वजाहत कर दी है कि मेरे जुर्म में ये शामिल कर लिया जाए कि मैंने मुल्की और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को बेनकाब किया है। अब इसके बाद क्या साइफर केस कोई रह जाता है? बाकी सब जो हैं अब तफसीलात हैं उसमें कि हुआ कैसे, कब हुआ, कैसे हुआ, कब कब इमरान खान ने वार्न किया। और उसने तो ये रिजीम ऑपरेशन, रिजीम चेंज होने से पहले वार्न कर दिया था और उससे पहले असद मजीद ने वार्न कर दिया था। भला वो असद मजीद कहा कि असद मजीद अभी तक जो है वो अपने उस मौक़िफ़ पे, अपने बयान पे कायम है और उन्होंने साबित किया है कि वो वाकई एक कैरियर डिप्लोमेट हैं। वरना जो हमारे यहाँ सौदेबाजियों का सिलसिला है और जिस तरह हमारे यहाँ जजेस सरेआम खरीदे जाते हैं और मीडिया का तो हाल ही बुरा है, वो तो सुबह दोपहर शाम बिकते हैं, कभी राइट कभी लेफ्ट कभी मिडल में, कुछ पता नहीं चलता कौन सा जर्नलिस्ट इस वक्त किसके साथ है, दोपहर को किसके साथ होगा और शाम को किसके साथ होगा और अगली रात पता नहीं कहाँ गुजारने के बाद सुबह उठेगा तो वो फिर किसके साथ होगा और किसके खिलाफ होगा। तो हमारे यहाँ जितना अब तक ये साबित किया है, सिर्फ दो चीज़ें पाकिस्तान में आपको एक जगह कंसिस्टेंट नजर आती हैं, एक इमरान खान और एक इमरान खान के फॉलोअर, इमरान खान की बात को मानने वाले, उस पर यकीन करने वाले। इमरान खान के खिलाफ उसके ज़ाती किरदार से लेके, उसके सियासी किरदार से लेके, उसके माजी, हाल और मुस्तकबिल के तमाम तर किसी भी कोई ऐसी शिक नहीं छोड़ी गई जिस पे एतराज़ नहीं उठाया गया। और ऐसे ऐसे गलीज़ एतराज़ उसकी ज़ात पे उठाए गए हैं, उसके आमाल पे उठाए गए हैं, उसके किरदार पे उठाए गए हैं, उसके साथियों पे उठाए गए हैं कि कोई आम किसी सोसाइटी में इस तरह होता या जिस तरह की हमारी पहले सोसाइटी आज से पहले की थी, शायद लोग बर्दाश्त ना कर सकते वो इल्ज़ाम। लेकिन अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि लोगों को कोई असर ही नहीं पड़ता। आप इमरान खान पे जैसा भी इल्ज़ाम ले आएँ, अगले दिन 4 लोग और उसके साथ जुड़े होते हैं। जो सर्वे रिपोर्ट एक इल्ज़ाम लगाने से पहले हमारे मुख्तदर हल्के या हमारे सियासतदान जो इस वक्त लीड कर रहे हैं, मियां नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज शरीफ, जो सोशल मीडिया पे और इन सर्वेज पे और इन चीज़ों के इन पे बहुत यकीन रखती हैं, वो एक इमरान खान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा लॉन्च करने से पहले सर्वे कराते हैं और एक उस प्रोपेगेंडा लॉन्च करने के बाद करवाते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि उस प्रोपेगेंडा जो भी उन्होंने कोशिश की है उसके बाद इमरान खान के हक में परसेंटेज 2%, 3% और इंक्रीज हो रही है। तो फर्क तो कोई नहीं पड़ रहा। जितना ये इमरान खान को दीवार के साथ लगा रहे हैं लोग, इतना उसके साथ जुड़ रहे हैं। और अब इमरान खान की ये स्टेटमेंट जो उसने अभी हफ्ता पहले जब मीडिया से मिलने दिया गया था, तो 9 मिनट उसकी मीडिया के नुमाइंदों, जो 7 नुमाइंदे अंदर मौजूद थे, 9 मिनट इमरान खान की मुलाकात हुई थी। उस 9 मिनट में इमरान खान ने नवाज शरीफ की 42 दिन पाकिस्तान आने के बाद की जो सियासत थी उसे फारिग कर दिया था। और आज की इस एक सतरी स्टेटमेंट से साइफर केस इमरान खान ने फारिग कर दिया है। अब अगर हमारा लोकल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, अगर उनमें कोई थोड़ी सी भी रमक हो और वो वाकई इस बात का जायजा लें कि इमरान खान के खिलाफ जो कुछ हुआ है सिर्फ इस वजह से हुआ है और ये उसका जुर्म बनता है कि उसने हमारी पाकिस्तान की इंटरनल इस्टेब्लिशमेंट, लोकल इस्टेब्लिशमेंट और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट दोनों को वाकई ही बेनकाब कर दिया था। जी बहुत शुक्रिया सर आपका। और ये सर जब अदालत के बीच में कुछ लोगों को बुलाया, और ये मैं मुतअद्दिद ज़राए से मुझे पता चला है कि माजरत की ख्वाहिश करूँ, 3-4 तो जर्नलिस्ट होते हैं, मगर कुछ लोग जिनको जर्नलिस्ट ने कभी कहीं नहीं देखा, 4-5 सीटों को ऑक्यूपाई उन्होंने किया होता है। कुछ उसके बारे में फरमाएंगे? उन्होंने वो रिपोर्ट होते हैं अपने, हमारे जो हसास इदारे होते हैं उनके रिपोर्टिंग के लिए होते हैं। कुछ ISI के होंगे, कुछ MI के होंगे, तो हम उनके आदी होते हैं। बाहर हो तो जर्नलिस्ट पूछ लेते हैं उनसे कि हाँ भाई आपका कौन से अखबार से, कौन से मीडिया आउटलेट से आपका ताल्लुक है। अब चूंकि अडयाला जेल है और कोर्ट के अंदर वो बैठे हुए हैं,
और वहाँ उस तरह मीडिया वाले का अमल दखल नहीं होता। खुद बेचारे बड़ी मुश्किल से पास जो है 10 के 12 के बनते हैं और अंदर पहुँचते हैं 4 या 5, तो वो कहते हैं कि हमें एक तो लेट अंदर पहुंचाया गया है और हम अपने कोर्ट की कार्रवाई जल्दी जल्दी वो कवर करें, बजाय इसके कि हम उनसे उलझते रहें कि भाई आप कहाँ से आए हो और आप कहाँ से आए हो। तो इमरान खान को दूसरी पेशी पे जब इमरान खान पेश हुए तो दरमियान में 11 लोग थे और वो बाकायदा एक दीवार बना के खड़े हो जाते हैं। जिस तरफ मीडिया बैठा होता है और इमरान खान के दरमियान में वो दीवार बना के 11 लोग खड़े हो जाते हैं और वो असास इदारे के होते हैं। और असास इदारा कौन सा है? ISI है और मिलिट्री इंटेलिजेंस है और कौन से हैं, या IB के साथ कोई उनके साथ मुआवन होते होंगे, इंटेलिजेंस ब्यूरो के। तो वो चाहते नहीं है कि इमरान खान का इंटरेक्शन हो। तो वो तो नोन है कि कौन लोग होते हैं उसमें, कोई उन्हें नामालूम अफराद कहें, खलाई मखलूक कहें, फरिश्ते कहें, कुछ भी कहें, ये वही होते हैं। और ये सारी चीजें बाहर रिपोर्ट हो रही हैं और ये दुनिया देख रही है कि हाँ, पाकिस्तान में उस तरह की आज़ादी नहीं है जिस तरह की क्लेम करते हैं कोई, या कुछ होनी चाहिए जिस तरह। मेरा एक आप ही की बातचीत को मैं लेते हुए, आज प्रोग्राम के पहले हिस्से को अगर आपने सुना है तो आप 100 साल पीछे चले जाइएगा, समझिए 10 साल कम, 12 साल कम, 100 साल पीछे चले जाइए तो ऑटोमन्स को गिराया था ब्रिटिशर्स ने। मुसलमानों को बाउंटीज़ उनके मुंह को लगा के, खून उनके मुंह को लगा के मुसलमानों ने मुसलमानों को गिराया था। किसी को मुरब्बे दिए गए थे, किसी को ज़मीनें दी गई थी, किसी को वज़ाइफ दिए गए थे। मैंने आज सद्दाम हुसैन के बारे में आपको बताया कि उनको उनके अपने आबाई शहर में उनके रिश्तेदारों को, तकरीत उनका शहर था, रिश्तेदारों को $25 मिलियन की बाउंटी के ऊपर रिश्तेदार बिक गए थे। हमें पैसे पे बिकना, लोगों को सिर्फ अपनी ज़ाती मफादात की ज़रूरत है, नोबडी केयर्स फॉर। मगर इमरान खान का ये बयान कि मेरे जुर्म में एक और चीज़ ये भी लिख लीजिएगा कि मैंने अपनी इस्टेब्लिशमेंट को और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को जो प्लान्स करते हैं उनको मैंने लोगों के सामने आश्कार किया था। मेरा सर आपसे ये जो बात आप कर रहे हैं ना बिकने वाली, तो ये तो हमारी हिस्ट्री बड़ी पड़ी है ना। फॉर एग्जांपल आप अभी देखें कि इमरान खान के पिछली जो गवर्नमेंट थी इमरान खान की, उसमें कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और सेनेट के तमाम नुमाइंदगान मिलाए जाएं तो टोटल सीट्स बनती हैं तकरीबन 1175 में से 478 इमरान खान के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे इन मुख्तलिफ सूबाई असम्बलियों में, कौमी असम्बली में और सेनेट में। उन 478 में से 238 अब तक तोड़ दिए गए हैं, बाकी तकरीबन 200 सवा 200 बचते हैं। अब उन 238 जो अब तक तोड़े गए हैं वो किस वजह से तोड़े गए हैं? या तो उनकी कोई फाइल थी, वो ब्लैकमेल हुए क्योंकि उन्होंने कुछ पहले ऐसी हरकत की हुई थी जो उन्हें दिखाई गई है कि अगर आप नहीं इमरान खान को छोड़ेंगे तो फिर ये आपकी चीज़ें जो हैं आपको इन मुकदमात में फंसाया जाएगा, या आपके खिलाफ ये प्रोपेगेंडा और आपको बेनकाब किया जाएगा। आपकी ऑडियोज़, आपकी वीडियोज़, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपने जो ज़िंदगी में जिस किस्म की कोई एम्बेजलमेंट की या किसी एम्बेजलमेंट में आप हिस्सा बने, जो भी अल्ले तरल्ले आपने ज़िंदगी में किए, वो सारी उनकी फाइलें खोल के कच्चा चट्टा उनके सामने रखा गया, वो चले गए। कुछ को आइंदा की रग़बत दी गई कि आप इधर आएंगे तो आपको तरीके इस्तेकाम में पाकिस्तान में कोदा दिया जाएगा, MNA बनाया जाएगा, MPA बनाया जाएगा, मिनिस्टर बना लिया जाएगा, आपको आपके किसी अजीज़ रिश्तेदार को, आपकी मिसेस को, आपके बेटे को, आपकी बेटी को मिनिस्टर बना दिया जाएगा। लालच दिया गया। और कुछ के साथ तो बाकायदा डील हुई होगी जो ज़ाहिर इमरान खान के इंतहाई करीब हैं। फॉर एग्जाम्पल अब जो है खबर माने का अगर उस वक्त ये स्टेटमेंट देते हैं कि ये बहुत अच्छे लोग हैं, अपनी मिसेस का भी, बुशरा की भी तारीफ करते हैं, इमरान खान की भी तारीफ करते हैं, और वो कहते हैं ज़िंदगी में इतनी नेक पाक मैंने औरत ज़िंदगी में नहीं देखी। और अब आज अगर वो इस तरह की इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, कोर्ट्स में जाके लिख के दे रहे हैं, केस बाकायदा फाइल कर रहे हैं, तो उसकी वजह कोई ना कुछ तो होगी। तो ये सौदेबाजियाँ, ये मुका, ये डर, खौफ, ये सारा कुछ बिल्कुल हमारी हिस्ट्री इसमें भरी हुई है। और ये सिर्फ सद्दाम हुसैन नहीं, ये सब कुछ आज के दिन में हो रहा है। हाँ, कुछ चीजें आज पता चलेंगी, कुछ हफ्ता 10 दिन बाद पता चलेंगी, कुछ 40 साल बाद पता चलेंगी, लेकिन ये सब हो रहा है जी। ये आपको अगर नहीं भी पाकिस्तान से पता चलेगा तो क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन जब अमेरिका की आउट होगी तो 25 से 40 साल के दौरान वहाँ से भी आपको बहुत कुछ पता चलेगा। अगर आप वज़ाइफ की और पोजीशन की बात करते हैं तो ये हमारी अपना खमीर गलत है। महबूबा मुफ्ती सारी उम्र कांग्रेस के साथ रही, मगर जब उसको वजारत आला मिलने लगी तो जनाब उसने BJP के पाँव छू लिए। पोजीशन के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इज़ इन अमेरिका। जनरल राहील शरीफ के बाद 2015 के बाद अगर किसी को बाकायदा बुलाया गया, हालांकि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने अमेरिका से कोई कोर्स नहीं किया हुआ, नो
कोर्स व्हाटसोएवर। पाकिस्तान के आला अफसरों के लिए 60 वज़ाइफ भी जारी किए गए हैं, जिसको पाकिस्तान की आर्मी ने भी अवेल नहीं किया। क्या वजह है कि अमेरिका ने बाकायदा दावत दे के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बुलाया? इंडिया के साथ भी थोड़ा सा क्या इंडिया को प्रेशराइज करने के लिए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को बुलाया गया है या टू डू मोर? अच्छा, हमारे जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर साहब का ये पहला ऑफिशियल दौरा है और ये एक्सपेक्टेड था, और इसमें वहाँ के वजीर दिफा, उनके सिक्योरिटी इंटेलिजेंस के सरबराह और कुछ लोग तो ऑन दी रिकॉर्ड मिल रहे हैं, कुछ ऑफ दी रिकॉर्ड मिलेंगे, और वहाँ CIA के चीफ और साउथ एशिया को जो हैंडल करते हैं वो मिल रहे हैं। तो यकीनन वहाँ पाकिस्तान की इस वक्त जो है वो अस्करी से ज़्यादा सियासी सूरत हाल है, और अगर अस्करी मामलात पे बात करनी हो तो उसके लिए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ शमशाद मिर्ज़ा, जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा बहुत एक्यूरेट पर्सन है। वो एक वाकई उस तरह के एक मिलिट्री मैन उन्हें कहा जाता है और वो समझते हैं अगर इस तरह की कोई डील होती तो वो आते। आसिम मुनीर साहब तो अब अस्करी से ज़्यादा सियासी हो चुके हैं और उनके साथ सियासी मामलात पे ही बात होगी और चीज़ें भी बाद में यही निकलेंगी, क्योंकि इस वक्त तक जो उन्होंने फार्मूला रखा हुआ था नो मर्सी वाला, वो फार्मूला अभी तक वो अपनाए हुए हैं। फॉर एग्जांपल ताज़ा तरीन अब जो है मिलिट्री कोर्ट्स की उसे कंटिन्यू करने की इजाज़त जो दे दी गई है, और उसमें किसको नहीं पता कि ये वही सुप्रीम कोर्ट है और वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जिनके बारे में कल तक ये मुगालता था पूरी कौम को कि शायद ये सिविल लिबर्टीज़ के हवाले से मिलिट्री कोर्ट्स की राह में ये खड़े हो जाएंगे और ये नहीं होने देंगे। लेकिन अब आज देखा सारी दुनिया ने कि वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा और उनके वही साथी, सिवाय एक मुसरत हलाली जिन पे ये तवक्को ये थी पहले दिन से कि मुसरत हलाली जो हैं वो खड़ी होंगी, और वो खड़ी हो गई। एक उन्होंने इख्तिलाफी नोट लिखा, बाकी जजेस तो सारे चले गए। अब अगर इससे पहले जो फैसला हुआ था उसमें 6 जजेस थे, अब जो फैसला हुआ इसमें 5 जजेस थे, और अगर अब कल तक जिस तरह से दोबारा चैलेंज कर दिया गया है इफ्तिजाज हसन साहब ने भी, PTI वालों ने भी और बाकी लोगों ने भी, अगर ये फुल कोर्ट बनता है तो तकरीबन अब तक ये सूरत हाल क्लियर है कि कितने लोग जो है मिलिट्री कोर्ट के हक में जाएंगे, कितने खिलाफ जाएंगे। मसला उनके लिए होगा जो पहले अपना दे चुके हैं, अपना दिमाग अपना जहन बता चुके हैं। अब अगर फुल कोर्ट बनता है तो फिर देखते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स का मामला कंटिन्यू रहता है या नहीं रहता। लेकिन ये बात क्लियर है कि अगर हमारे पास ऐसी एग्जांपल्स मौजूद हैं कि पाकिस्तान के लोग इंडिया के बॉर्डर वहाँ उन्होंने गलती से क्रॉस किया और वहाँ उन पे इल्जामात ऐसे ही लगे कि उन्होंने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमला किया, लेकिन उन पाकिस्तानियों के खिलाफ इंडिया में मिलिट्री कोर्ट्स में केसेस नहीं चले, उनके सिविल कोर्ट्स में केस चले और वो लोग वापस पाकिस्तान पहुंच गए। ऐसे 1-2 लोगों के इंटरव्यूज शायद आज या कल पाकिस्तान के किसी टेलीविजन चैनल पर आ जाएंगे। इस्लामाबाद में एक साहब हैं जो एक मस्जिद में इमाम मस्जिद हैं इस्लामाबाद में, और उनमें इंडिया में वो गए और वहाँ उन पे इल्ज़ाम यही था कि उन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमला किया, लेकिन उनका केस इंडिया की मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं चला क्योंकि वो पाकिस्तान के एक सिविलियन थे, इसलिए उनका सिविल कोर्ट में केस चला। अगर पाकिस्तानी सिविलियन इंडिया के मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमला करे तो उसका तो इंडिया की सिविल अदालत में केस चले, लेकिन अगर एक पाकिस्तानी जो पॉलिटिकली एक मोटिवेटेड बंदा गलती से सोच समझ के या किसी भी तरीके से जना हाउस, जिसको क्लेम किया जाता है कि जना हाउस हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह साहब का घर था, अगर वो जना हाउस जिसे आजकल वो कोर कमांडर हाउस आप कह सकते हैं और उसे आजकल मिलिट्री इंस्टॉलेशन के जुमरे में आप डाल सकते हैं, उस पर अगर उसने हमला किया या वो चला गया तोड़ फोड़ करने या अपना गुस्से में अपने गुस्से का इजहार करने चला गया, उसका मुकदमा आप मिलिट्री ट्रायल उसका करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तानी इंडिया में जाए तो उसका नहीं होता क्योंकि वहाँ सिविल लिबर्टीज और सिविल आज़ादियाँ एक आम सिविल शहरी के लिए बेहतर हैं। तो क्या मुवाजना होगा दुनिया में, और फिर ये आगे चल के इसकी सूरत हाल क्या होगी। लेकिन लोग बेनकाब हो रहे हैं, और इमरान खान ने जो कहा कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इंटरनेशनल और लोकल एस्टेब्लिशमेंट को बेनकाब किया, तो ये बेनकाब होने का सिलसिला अभी रुका नहीं है, ये चलता रहेगा, उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक इन्हें इमरान खान को कोई रास्ता नहीं देना पड़ेगा। और इमरान खान रास्ता वो नहीं मांग रहा जो मियां नवाज शरीफ साहब ने कभी सरूर पैलेस जद्दा भागकर मांगा था। इमरान खान रास्ता मांग रहा है इलेक्शन का और पब्लिक के पास जाने का, इसी वजह से ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। और अब ये जो जिस तरह के इंटरव्यूज कराए जा रहे हैं, हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तो कहा था कि आप इलेक्शन मुलतवी करने की बात टीवी पे नहीं कर सकते, बीवी के साथ कर सकते हैं। अगर टीवी पे नहीं कर सकते और बीवी के साथ कर सकते हैं तो आसिफ जरदारी साहब को ये आज़ादी हासिल है कि उनकी मिसेज इस दुनिया में नहीं रही, मौलाना फजल रहमान साहब की मिसेज नहीं रही, वो उनको ये आज़ादी हासिल है। शायद इस वजह से वो टेलीविजन पर आकर दोनों बड़े धड़ल्ले से कह रहे हैं कि इलेक्शन आगे मुलतवी किए जाएं। नवाज शरीफ साहब की भी मिसेज नहीं रही, वो भी धड़ल्ले से आके कह रहे हैं कि इलेक्शन आगे किए जाएं। तो ये क्या वो सारे लोग जिनकी बीवियां नहीं हैं वो टीवी पे आकर कह सकते हैं? और काजी फायज ईसा साहब के कान पे जून तक नहीं रेंगती। रिपोर्टर्स को, एंकर्स पर्सन को आप धमकियां देते हैं कि आपने टीवी पे ये बात नहीं करनी,
लेकिन आसिफ जरदारी साहब से आप क्यों नहीं पूछते, मौलाना फजल रहमान साहब से क्यों नहीं पूछते कि वो कह रहे हैं कि इलेक्शन आगे करा दें। और फिर ये जिस तरह के अभी धमाके होने शुरू हो गए हैं, और फिर तहरीक तालिबान पाकिस्तान में से एक नई तहरीक जिहाद पाकिस्तान, एक नई तंजीम भी लॉन्च कर दी गई है। ये उनका शायद इससे पहले एक मियाँ वाली एयरबेस पे उन्होंने एक हमला किया था, और ये कल वाला दूसरा हमला है उनका। और तहरीक जिहाद पाकिस्तान के बारे में ये एक तासर पाया जाता है, और शायद पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ऑफिशियली कंप्लेंट कर भी दी है अफगान गवर्नमेंट से कि आपके लोग जो अफगान गवर्नमेंट में लोग मौजूद हैं वो तहरीक जिहाद पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। और एक और खबर है कि इस वक्त क्योंकि हमारे फोर्टनाइटली मुज़ाकरात होते हैं दोहा में, पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के, अमारात इस्लामिया अफगानिस्तान के, अभी ताज़ा तरीन रिपोर्ट वहाँ से दोहा से ये आई है कि उन्होंने 20 अरब रुपया मांग लिया है। उन्होंने कहा है कि ये जो आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आपने लोगों की लिस्टें भेजी हैं, इन्हें हमने रीसेटलमेंट के लिए हमें पैसे चाहिए, हम इन्हें अफगानिस्तान के शुमाल में कोई जगह देंगे और वहाँ इन्हें सेटल कराएंगे, उसके लिए हमें 20 अरब रुपया दे दिया जाए। अब पाकिस्तान गवर्नमेंट और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और वजारत दिफा और हमारा वजारत दाखिला वो सारे इस बात पे सर जोड़ के बैठे हुए हैं कि क्या ये हमें हमारे साथ कोई डबल गेम तो नहीं हो रही। क्या अफगानिस्तान गवर्नमेंट अगर 20 अरब रुपए से राजी होती है, क्योंकि हमें तो इससे ज्यादा पैसा हमें इस पे लग रहा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान को कंट्रोल करने में और उनकी कार्रवाइयां रोकने में, हमें इससे भी कई गुना ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। अगर 20 अरब रुपया अफगान गवर्नमेंट को हम दे दें तो क्या ये वाकई तहरीक तालिबान पाकिस्तान के वो लोग जो पाकिस्तान से भाग के वहां पनाह लिए हुए हैं उनको वहां रीसेटल करने में कामयाब हो जाएंगे, और क्या उनकी हम नेशनैलिटी उन्हें डिसओन करने में कामयाब हो जाएंगे, और क्या उन्हें अफगानिस्तान अपनी नेशनैलिटी दे देगा, और क्या वो आइंदा हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो ये डेवलपमेंट्स आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड हो रही हैं हर तरफ। लेकिन हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ये सोचना चाहिए कि इमरान खान कोई दुश्मन नहीं है पाकिस्तान का। अगर कल तक आप उसके सामने सारे इंक्लूडिंग आसिम मुनीर साहब जब वो वज़ीर आज़म थे तो आप उनके सामने एक लाइन में खड़े होकर उन्हें सलूट करते थे, और अगर उस वक्त आप सलूट गलत कर रहे थे तो क्या हमारे साथ इदारों को और हमारे लोगों को जब वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे 1997 में उन्होंने पहली दफ़ा इलेक्शन में हिस्सा लिया, फिर 2002 में लिया, फिर 2008 में उन्होंने बाइकाट किया, 2013 में इलेक्शन में हिस्सा लिया, 2018 में इलेक्शन में हिस्सा लिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने। इस सारे अमल के दौरान क्या हमारे साझेदारों को पता नहीं था कि ये बंदा जो है ये मुल्क दुश्मन है? अगर ये कल तक मुल्क दुश्मन नहीं था तो आज मुल्क दुश्मन कैसे हो गया? जब पूरी कौम उसके पीछे खड़ी है तो उसके पीछे कौम के खड़े होने को उसकी ताकत समझें और उसे अपनी ताकत समझें, पाकिस्तान की ताकत समझें, और उसे पाकिस्तान के हक में बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करने का बहुत शुक्रिया फयाज, बजाय इसके कि आप उसको पीछे धकेल रहे हैं, दीवार के साथ लगा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे आप बिल्कुल अपने आप को चेक करें कि आप बयानबाजी में सारे के सारे बड़े बाहर हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत चुका, सिर्फ ऐलान बाकी, निगरान वज़ीर आज़म। मैं आज यहाँ पे एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देना चाहती हूँ। दे वर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट कि किसी तरह इमरान खान को राज़ी करने के बाद मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया जाए, मगर अगर नहीं होगा तो हो सकता है कि उनको मुल्क से निकालने की कोशिश की जाए, विच इज़ बीन दे आर वर्किंग। मैं अभी एक स्टोरी आपके साथ शेयर करनी थी, विच आई कुड नॉट शेयर इट टुडे, आई विल इंशाल्लाह शेयर टुमारो। बहादुर शाह जफ़र को भी आपको पता है कि बर्मा की तरफ मुल्क बदर किया गया था, जो आज म्यांमार कहलाता है, और हिंदुस्तान में कैसे वो जो हेरिटेज की बिल्डिंग्स हैं उनके साथ जो हो रहा है, CNN ने इसकी कवरेज किया। आई विल कवर इट टुमारो। कहा जाता है कि शायद मुल्क बदर इमरान खान को भी करेंगे। हम कभी भी अपने आपके साथ सिंसियर नहीं है। बहुत शुक्रिया जनाब फयाज बिलाना साहब। आप केयर टेकर गवर्नमेंट की जो एग्जांपल्स देते हैं ना, तो केयर टेकर गवर्नमेंट तो इंतहा की नालायक साबित हो रही है। फॉर एग्जांपल जी टाइम ही खत्म हो गया जी, आप क्विकली बता दीजिएगा, मैं आपको इंटरप्ट करना अच्छा नहीं लगता। एक रिक्वेस्ट मैं अपनी ऑडियंस से करना चाहता हूं कि नमल वाले आपको पता है यहाँ फंड रेजिंग कर रहे हैं, हर साल करते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा। उनका जो टोरंटो में सैटरडे को जो फंक्शन हो रहा है वो तो सोल्ड आउट हो गया है, लेकिन जो फ्राइडे को हैमिल्टन में हो रहा है उसमें अभी तक उनके पास कुछ टिकटें, चंद टिकटें, ओनली अ फ्यू टिकटें बाकी हैं। तो मैं चाहूँगा कि लोग हमारा जो प्रोग्राम सुन रहे हैं, अगर वो नमल का जो हैमिल्टन में फंक्शन हो रहा है फ्राइडे वाले दिन, वहाँ की टिकट लेना चाहते हैं तो वहाँ के नमल के डायरेक्टर हैं तारिक अयूब साहब, उनसे रब्ता करें 2892378553 2892378553 तारिक अयूब साहब से रब्ता करें और उनसे नमल का जो फंड रेजिंग डिनर हो रहा है उसके लिए टिकट आप हासिल कर सकते हैं। दोस्त हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, एक अच्छा नेक काज के लिए कर रहे हैं, तो उनकी एक सीट भी हम चाहेंगे कि खाली ना हो, और कोई बंदा जाना चाहे तो वहाँ जाने से महरूम ना हो। हमारा काम है इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाना, आपका काम है उन्हें फ़ोन करके रब्ता करें और उनसे टिकट ले लें। जी
बहुत शुक्रिया सामीन। मैं एक बाकायदा अलकादर यूनिवर्सिटी की जो मैनेजमेंट है उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, मैं आपको वर्चुअली लेकर के चलूँगी अलकादर यूनिवर्सिटी आते दिनों में। फयाज़ विलाना साहब आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आई लुक फॉरवर्ड सीइंग यू प्रॉबेबली टुमारो। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।